नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो लिटरली ये वीडियो देख के तो आपको आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा। जो डर है, लिटरली एक जो डायलॉग है कि ये डर मुझे अच्छा लगा, वही डायलॉग जो है मुझे ये वीडियो देख के याद आ रहा है और आपके दिल में भी वही रिएक्शन होगा। एक टाइम था जब हमारे लोग जो है वो बोलते थे कि सो जा बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। तो आज बांग्लादेशी घर घर में यही गूंज चल रही है, यही बातें चल रही है कि सो जा बेटा नहीं तो भारतीय ड्रोन्स आ जाएंगे। जिस तरीके से ड्रोन हमला किया और म्यांमार में, ये सिर्फ म्यांमार में हमला नहीं था, ये चाइना को एक सबक सिखाने का मौका था। और मेनली जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जो जगह आता है उसी पे बिल्कुल इंडिया ने ड्रोन गिराया है, जिससे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी इफेक्ट होगा। तो ये एक कोई छोटा मोटा म्यांमार पे कोई अटैक नहीं है, ये सीधा सीधा चाइना पे अटैक है। ये बहुत अच्छा एक रिवेंजफुल अटैक जो है वो है, जो चाइना पाकिस्तान के हेल्प के दौरान जो किया था उसका प्रॉपर रिवेंज है। तो ये आप ये मत समझिए कि एक छोटा म्यांमार देश पे हमने हमला किया है, ये लिटरली हमने चाइना पर हमला किया है। और चलिए बांग्लादेशी मीडिया का रोना जो है वो थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी होंगे, रोस्ट भी होंगे और मेरा जो लास्ट में ओपिनियन और क्रिटिसिज्म सेगमेंट है वहाँ पे मैं बहुत कुछ इनसाइट्स जो है अपने दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। ढाका के आसमान में आज भी सूरज वैसा ही उगता है जैसे पहले उगता था, लेकिन हवा में अचानक जम गई है एक अनजानी तपिश। 11 जुलाई की भोर में जब राजधानी के लोग गहरी नींद में थे, तब दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे छोर पर शुरू हुआ था एक खतरनाक खेल। म्यांमार की सीमा पर अचानक दौड़ाए सैकड़ों ड्रोन, आसमान गूंज उठा। इजरायली तकनीक से लैस भारत के यूएवी की दहाड़ से भारत का हमला, ये अब कोई अफवाह नहीं, ये हकीकत है। कम से कम आग की भाषा यही कह रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत की ओर से कोई कन्फेशन नहीं, होठों पर सिर्फ इनकार, हमने कुछ नहीं किया। फिर भी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सामने खड़े पत्रकारों के सवालों पर घबराई आवाज में कहते हैं, हम शामिल नहीं हैं, हमारी जमीन का इस्तेमाल नहीं हुआ। यह वही भाषा है जो सिर्फ वही देश बोलता है जो सच छिपाना चाहता है। जब कूटनीतिक झटके से बचने की ऐसी कोशिशें हो रही हैं दक्षिण में, तो अब सवाल उठता है उत्तर में, क्या बांग्लादेश अगला निशाना है की परवर्ती टारगेट? भारत के हमले का लक्ष्य था यूएलएफए, पीएलए और केपीएल जैसे विद्रोही संगठनों के ठिकाने। ये संगठन भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की आजादी की मांग को लेकर लंबे समय से सक्रिय रहे हैं और इनके कुछ कैंप म्यांमार की सीमा पर बांग्लादेश के बिल्कुल नजदीक मौजूद थे। हमले का तरीका था बिल्कुल सटीक, एक प्रोफेशनल वॉरफेयर। फ्रांसीसी और इजरायली ड्रोन, सटीक टारगेटिंग, परमाणु जैसी शुद्धता के साथ स्ट्राइक। पूरा ऑपरेशन चला 48 घंटे से भी ज्यादा समय तक, लेकिन मीडिया कवरेज रही पूरी तरह खामोश। सेना का कोई आधिकारिक बयान नहीं, यह खामोशी ही सबसे डरावनी है। जब एक देश दूसरे देश की जमीन में घुसकर हमला करता है और कोई कुछ नहीं कहता, तो समझना चाहिए कि यह हमला सिर्फ एक देश पर नहीं, पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर है। यूएलएफए ने साफ कहा है वे इसका बदला लेंगे। उनके मजबूत ठिकाने हैं असम और नागालैंड में। भारत चाहे जितना इनकार करे, हमला तो हुआ है, और हमला मतलब प्रतिक्रिया। यह प्रतिक्रिया सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित रहेगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। विद्रोही गुट अब बेकाबू हो चुके हैं। वे जानते हैं कि भारत अब पहले की तरह सिर्फ जवाब नहीं देता, अब वह पहल करके वार करता है। यह नई रणनीति उन्हें धकेल सकती है अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर, जहां सीमा का मतलब सिर्फ तारबंदी नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। क्या बांग्लादेश उस संदेश को समझ रहा है? जिन इलाकों पर भारत ने हमला किया है वे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के दायरे में आते हैं। इन क्षेत्रों में चीनी निवेश सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि यह एक रणनीतिक ठिकाना भी है। वहां तैनात हैं प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां, जिनका काम केवल परियोजना की सुरक्षा नहीं बल्कि चीन के हितों की रक्षा करना है।
म्यांमार के विद्रोही गुटों के साथ भी चीन की रणनीतिक समझौते हैं ताकि वे एक दूसरे को सहन करें, यहाँ तक कि सहयोग भी करें। ऐसी स्थिति में भारत का हमला चीन के चेहरे पर सीधा प्रहार है और यही पूरे क्षेत्र के लिए चिंता का संदेश है, क्योंकि भू राजनीति में जब दो बड़ी शक्तियों का टकराव होता है तो छोटे देश या तो मोहरे बनते हैं या युद्ध भूमि। अब सवाल है, चीन क्या करेगा? इतिहास कहता है वे खामोश नहीं रहेंगे। शायद वे किसी और जगह पर पलटवार करेंगे या फिर सही समय आने पर सशस्त्र जवाब देंगे। इस भू राजनीतिक जाल में फंसे बांग्लादेश को अब समझना होगा कि वह केवल दर्शक नहीं है, वह अब मैदान का खिलाड़ी है। और जब खिलाड़ी होते हो तो चाहिए रणनीति और चाहिए रक्षा। প্রতিরক্ষাও जब म्यांमार की आग अब तक नहीं बुझी है, तब ढाका खामोश है। सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं। रक्षा मंत्रालय व्यस्त है बजट संतुलन में और विदेश मंत्रालय व्यस्त है शिष्टाचार यात्राओं में। जबकि ठीक इसी समय जरूरत थी एक राष्ट्रीय जागरण की, एक सार्वभौमिक घोषणा की। हम देख रहे हैं, हम जानते हैं और हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस तैयारी की कोई आवाज नहीं। जैसे हम यकीन करना चाहते हैं कि यह आग हमें छुएगी नहीं। पर क्या इतिहास ऐसे मौके देता है? बांग्लादेश की पूर्वी सीमा के पहाड़ी रास्ते, बांदरबन, खागराचरी, रंगामाटी, क्या उन सुनसान पहाड़ों में अब भी सांस ले पाते हैं सुरक्षित लोग? क्या सीमांत पर रहने वाले बच्चों की नींद सच में गहरी है? सवाल उठता है, हम क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ मिसाइलों या सेना की गिनती से मापी जाती है। তো মিসাইল বা সেনা সংখ্যা দিয়ে মাপা যায় না, সেটি একটি মানুষ नहीं, यह है एक मानसिक तैयारी, यह है एक राष्ट्रीय मनोभाव, और वह मनोभाव बनता है साहस, तकनीक और दृष्टिकोण के मेल से। आज जब एक पड़ोसी देश के आसमान में आग धधक रही है, तो क्या बांग्लादेश वाकई सुरक्षित है? क्या हमारे नीति निर्धारकों की आंखों में उस आग की परछाई पड़ती है, या वे मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की छाया में बांग्लादेश हमेशा सुरक्षित रहेगा? लेकिन भू राजनीति कभी गारंटी नहीं देती, वह मांगती है तैयारी। अगर कल सुबह हमारी सीमा पर कोई ड्रोन उड़ता आया तो हम क्या करेंगे? सिर्फ बयान देंगे या खामोशी से सिर झुका देंगे? जवाब शायद सिर्फ एक है, हम तैयार नहीं हैं। আমরা প্রস্তুত নই। বাংলাদেশের আকাশ बांग्लादेश का आसमान रक्षा अब भी अप्रस्तुत है। हमारे पास न तो मजबूत वायुसेना है, न ही लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली। हमारे पास कुछ गिने चुने आधुनिक युद्धपोत हैं। ड्रोन तकनीक की बात करें तो लगभग शून्य। जबकि 21वीं सदी का युद्ध अब केवल शारीरिक हमला नहीं रहा, यह है मनोवैज्ञानिक युद्ध, साइबर युद्ध और आसमान से होने वाला हमला। जहां युद्ध पहले आता है ड्रोन की आंखों में, फिर मिसाइलों के सीने में। आज जब मोबाइल स्क्रीन पर युद्ध देखा जाता है, हमारी सुरक्षा सोच अब भी अटकी है पुराने समय की औपचारिकताओं में। किसी युद्ध की घोषणा के बिना एक दिन शायद भोर होने से पहले ही हमारे शहरों पर बरस जाएगी आग की बारिश, और उस आग को रोकने की तकनीक हमारे पास नहीं। प्रोफेसर यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार को अभी जागना होगा। প্রশাসনিক দায়িত্ব বলে ভেবে বসে থাকে। इसे सिर्फ एक प्रशासनिक जिम्मेदारी समझकर बैठना चलेगा नहीं। यह अब है राष्ट्र के अस्तित्व का सवाल। अभी चाहिए एक व्यापक रक्षा खाका, जहां तकनीक, कूटनीति और साहस मिलकर बनाए बांग्लादेश की आत्मरक्षा की मजबूत दीवार। हम युद्ध नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता, लेकिन युद्ध हमें चाहता हो सकता है। हमारी जमीन, हमारा आसमान, हमारा भविष्य। और अगर वह चाहत सच हो गई तो क्या हमारे युवा तैयार होंगे? क्या हमारे वैज्ञानिक, इंजीनियर, ड्रोन निर्माता तैयार होंगे? क्या स्कूल की कक्षाओं में बैठे बच्चे जान पाएंगे कि उनका भरोसे का प्रतीक बांग्लादेश आकाश में अदृश्य दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार है? अगर हमारे पास साहस है, अगर हमारे पास हिम्मत है, तो अब समय है उस साहस को तकनीक की ढाल में बदलने का। युद्ध जीतने की कविता सिर्फ वीरों की कहानियों में नहीं लिखी जाती, वह घड़ी जाती है तैयारी और दृढ़ संकल्प के हाथों। अगर हम चुप रहे तो इतिहास हमें नहीं लिखेगा, हम बनेंगे दूसरों के इतिहास का फुटनोट। और एक दिन हमारे बच्चे पूछेंगे, तब तुम क्या कर रहे थे? কি করছিলে? বৃষ্টি হচ্ছে। बारिश हो रही है। टप टप आवाज में शहर सो गया है, लेकिन एक सवाल खामोशी से आसमान में घूम रहा है। म्यांमार के बाद बांग्लादेश? शायद हम अब भी सोच रहे हैं कि यह हमारे साथ नहीं होगा। शायद सोच रहे हैं बांग्लादेश तो किसी का निशाना नहीं, लेकिन इतिहास कहता है जो तैयार नहीं होते वही निशाना बनते हैं। भारत ने म्यांमार में घुसकर साबित कर दिया, वो अब सिर्फ कूटनीति का देश नहीं, वो अब आक्रमण की कला का निर्यात कर रहा है। और उस कला का अगला अध्याय हो सकता है, इस देश का नाम
बांग्लादेश। अंधेरे में गूंजती है हल्की सी टिक टिक। शायद कोई ड्रोन उड़ रहा है, बहुत दूर कहीं, खामोशी से अदृश्य होकर आपके घर के आसमान की तरफ। प्रोफेसर यूनुस, क्या आप जाग रहे हैं या फिर इतिहास एक बार फिर लिखेगा? वे सो रहे थे जब आसमान जल उठा था। আকাশ পুড়েছিল। सेवन सिस्टर्स की स्वतंत्रता की मांग के कारण भारत के अलगाववादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा को लंबे समय से दबाने के लिए नई दिल्ली लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में रविवार को म्यांमार के पूर्वी क्षेत्र में भारत के 100 से अधिक ड्रोन हमलों में संगठन के कम से कम 4 शिविरों को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसा दावा किया है उल्फा ने। इसमें कई लोग हताहत हुए हैं। निषिद्ध संगठन का आरोप है कि भारतीय सेना ने म्यांमार की सीमा के भीतर घुसकर विभिन्न ठिकानों को निशाना बनाते हुए 100 से अधिक ड्रोन हमले किए। ड्रोन हमलों में मारे गए लोगों में उल्फा के एक प्रमुख शीर्ष अधिकारी और इसकी सैन्य शाखा के सीनियर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नयन असम शामिल हैं। ऐसा भारत के कई समाचार माध्यमों ने बताया है। साथ ही मणिपुर के विद्रोही संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA की राजनीतिक शाखा रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट यानी RPF के भी कुछ सदस्य हताहत हुए हैं। हालांकि इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए भारतीय सेना ने एक बयान जारी किया है। साथ ही लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया कि म्यांमार में हुए ऐसे किसी अभियान के पीछे भारतीय सेना का कोई हाथ नहीं है। हालांकि म्यांमार में अस्थिर हालात के चलते इसमें सशस्त्र संगठनों का हाथ हो सकता है, ऐसा भी बताया है भारत के कई समाचार माध्यमों ने। असम का विद्रोही संगठन उल्फा सेवन सिस्टर्स को स्वतंत्र कराने के लिए कई दशकों से संघर्ष कर रहा है। सशस्त्र रूप से सक्रिय होने के बाद भारत सरकार ने वर्ष 1990 में इस संगठन को रिस्ट्रिक्टेड घोषित कर दिया। आरबेद अफसर, न्यूज डेस्क, देश टीवी। सबसे पहले ऑनलाइन ऑफर जोन फॉर यू ने लिखा है कि कुछ समझा, 100 ड्रोन हमले करने के बाद भी भारत शोर नहीं मचा रहा है और तुम लोग तो सपने में ही सेवन सिस्टर्स पर कब्जा कर बैठे हो। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि बांग्लादेश सपना देखता है कि वह सेवन सिस्टर्स पर कब्जा कर लेगा और यूनुस लुंगी के नीचे ड्रोन भी देखता है। असल में मदरसा छाप दिमाग से इससे ज्यादा कुछ संभव नहीं। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री के अंडरवियर लेकर नाचने में शर्म नहीं करते और प्रधानमंत्री के आवास से चोरी को भी उत्सव मानते हैं। उसके बाद उज्जवल भौमिक ने लिखा है कि यह खबर सुनने के बाद से यूनुस 3-3 लुंगी पहन रहा है ताकि कोई ड्रोन अंदर न घुस जाए। उसके बाद मोहम्मद रतन ने लिखा है कि मैं ईमानदारी से चाहता हूं कि बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन को भारत में शामिल किया जाना चाहिए। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि दिल से तो मैं भी चाहता हूं कि पूरे बांग्लादेश की मदरसा छाप मानसिकता खत्म हो। पूरे बांग्लादेश को भारत से जोड़ देने पर भी बांग्लादेश के लोगों का अल्टीमेटली कोई लाभ नहीं होगा यदि उनकी मानसिक मदरसा छाप सोच खत्म न हो। उल्टा भारत से जुड़ने पर वे भारत में आकर मदरसा छाप मानसिकता फैलाएंगे। सीधी बात यह है कि बार बार बाप को बदलने के बजाय असली अस्तित्व को बचाने की कोशिश करो। उसके बाद ब्लू आई ने लिखा है कि यूनुस की लुंगी गीली हो गई है, डर के मारे मोदी को आम भेज दिए। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि अभी तो आम भेजा है, कुछ दिनों बाद समुद्र की निगरानी भी मोदी को दे देंगे। म्यांमार जाने के रास्ते में अगर 1-2 मिसाइल फेनी नदी के किनारे गिरते तो यूनुस की लुंगी भीगना तो दूर, वह लुंगी का नाप ही भूल जाता। उसके बाद हूर सप्लायर्स ने लिखा है कि चट्टग्राम और रंगपुर को भारत का हिस्सा बनाकर ही छोड़ेंगे इंशाल्लाह। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि चट्टग्राम और रंगपुर को भारत का हिस्सा बनाने से कहीं ज्यादा आसान है कि तुम लोग अपनी मदरसा छाप भिक्षावृत्ति मानसिकता से बाहर आओ। अगर हो सके तो पहले वही करो, पहले अपने बाप को पहचानना सीखो, फिर भारत का हिस्सा बनने की बात सोचना। उसके बाद अनिमेश बर्मन ने लिखा है कि ओ अच्छा, इसी डर से बांग्लादेश ने भारत को आम भेजे हैं। उसके बाद अनुपम दत्ता ने लिखा है कि भारत सिर्फ मुंह से नहीं कहता बल्कि करके दिखाता है और यही करके दिखाना ही भारतवासी ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में। उसके बाद मणिकांचन चौधरी ने लिखा है कि बांग्लादेश पर भारत को हमला करने की जरूरत नहीं है, बांग्लादेश के अंदर ही गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। उसके बाद कृष्ण रॉय ने लिखा है कि बुर्खा पहनकर खबर पढ़ो नहीं तो पुश इन। उसके बाद सुरजीत कुंडू ने लिखा है कि अगर ज्यादा भारत विरोध दिखाओगे तो ढाका के आसमान में काले बादल घिर आएंगे। उसके बाद सौमेन नस्कर ने लिखा है कि भिखारी बच्चे बांग्लादेशी खाने के लिए पैसे नहीं जुटा सकते, वे फिर से हथियार खरीदेंगे। उसके बाद चैन रॉय ने लिखा है कि यही है भारत की असली सुपर पावर। उसके बाद निखिलेश मुखर्जी ने लिखा है कि क्या आप लोग जानते हैं कि यूनुस एक रॉ एजेंट है,
उसके बाद म्यूजिक बॉयलॉक ने लिखा है कि बांग्लादेश में धर्म का व्यापार बंद करके विज्ञान की ओर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद किशोर रॉय ने लिखा है कि पाकिस्तान म्यांमार के बाद अगला निशाना बांग्लादेश है। उसके बाद मेगा बिमल ने लिखा है कि बांग्लादेश बस भारत विरोधी कुछ न करे, यही काफी है। उसके बाद अयन पॉल ने लिखा है कि क्या बांग्लादेश डर रहा है, जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि बांग्लादेश को चाहिए कि आधुनिक शिक्षा का प्रसार करे, मदरसा शिक्षा नहीं, तभी वह गैर मुसलमानों से मुकाबला कर पाएगा, नहीं तो गाजा जैसा हाल होगा। 2025 आ गया और जब एक कम्युनिटी अभी भी हाइपोथेटिकल सोच में जीती है तब क्या कहेंगे। उसके बाद दीप मोहंता ने लिखा है कि जो काम बांग्लादेश 50 साल में नहीं कर सकता था वो भारत ने 50 मिनट में कर दिखाया। उसके बाद संजय ने लिखा है कि भारत महान देश है। उसके बाद मिता रनिमिता ने लिखा है कि बांग्लादेश को 7 सिस्टर्स की ओर देखने के बजाय फेनी कॉरिडोर पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद सोमनाथ दास ने लिखा है कि स्वतंत्र चट्टग्राम से भारत के लिए प्रेम और समर्थन। उसके बाद म्यूजिक 24 हिट्स ने लिखा है कि बांग्लादेश के फेनी इलाके में भारत को एक मिसाइल टेस्ट करना चाहिए। उसके बाद SP 7077 ने लिखा है कि चटगांव भारत का अभिन्न अंग है, हम चटगांव को आजाद कराएंगे और उसे भारत का हिस्सा बनाएंगे। उसके बाद चयन रॉय ने लिखा है कि अगर बांग्लादेश के अंदर एक मिसाइल टेस्ट किया जाता। उसके बाद इकबाल हुसैन ने लिखा है कि भारत जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। उसके बाद आर्ट ने लिखा है कि यूनुस लुंगी संभालो। उसके बाद सत्य संध्या ने लिखा है कि चटगांव आजादी चाहता है, चटगांव के लोग भारत की मदद चाहते हैं। उसके बाद शंभू साहा ने लिखा है कि बांग्लादेश में भी बहुत जल्द ऐसा ही ड्रोन हमला होगा। उसके बाद डैडी ने लिखा है कि शाबाश। इसके बाद बांग्लादेश। उसके बाद एसब्रिक जीत ने लिखा है कि मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर बांग्लादेश भारत के पीछे पड़ता है तो बांग्लादेश का अंत हो जाएगा। उसके बाद मोहम्मद सुजात ने लिखा है कि वेल डन भारत। उसके बाद रूमी इस्लाम ने लिखा है कि भारत अच्छा काम कर रहा है। तो वीडियो के एंड में इन्होंने कहा कि इनका बच्चा आने वाले टाइम पे सवाल पूछ सकते हैं कि हम क्या कर रहे थे, बांग्लादेशी लोग क्या कर रहे थे जब इंडिया इन्वेड करने की सोच रहा था या फिर इंडिया बांग्लादेश को हमला करने के बारे में सोच रहा था। ये उनका कहना था, लेकिन रियलिटी में इनके जो बच्चे हैं वो यही पूछेंगे कि कौन वो कमीना है जिसके लिए इंडिया ने बांग्लादेश को अपने अंदर नहीं समाया, जिससे वो आज जो है, आज भी इवन आज 200 रुपीज़ पर केजी जो है उनको चावल के लिए पे करना पड़ता है, जबकि हमारे देश में इंडिया में 50 रुपए में भी बहुत अच्छा जो है चावल मिल जाता है और हर चीज़ ओवर प्राइस्ड है। लिविंग कंडीशंस इज़ मच वर्स देन इंडिया। तो जो सवाल वो आज पूछ रहे हैं, एक्सेप्ट द जमात पार्टीज, इनका तो दिमाग वो सोचने का ही रैशनल दिमाग नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान में एक तबका है जो कि डेस्परेटली इंडिया के साथ सबमर्ज होना चाहते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ दिमाग मोटे कमीने हैं पाकिस्तान में जो कि उनके दिमाग में वो जाता ही नहीं है, वो सिर्फ जिहादी करते रहते हैं। तो इंडिया में रहने से उनका लाइफस्टाइल कितना बेटर होता उनको उतनी परख नहीं है। बट एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन है जो कि इंडिया के साथ समाना चाहते हैं और वो यही सोचते हैं कि 1947 में किस कमीने के चलते एक अलग देश में वो पाकिस्तान में सफ़र कर रहे हैं। बांग्लादेश का भी हाल कुछ ऐसा ही है और आने वाले टाइम पे और भी होगा, तो उल्टा होगा एक्चुअली। तो बांग्लादेशी लोग यही पूछेंगे अपने सरकार से कि कौन सा वो सरकारी कमीना है जिसके लिए इंडिया जो है, हम उन्हें इंडिया के अंदर समाने का, इंडिया के अंदर जीने का मौका नहीं मिला, इंडिया के लाइफस्टाइल को लीड करने का मौका नहीं मिला। आज भी बहुत जेलस है ये लोग और कल तो और भी ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे कि मैंने पिछले भी एक वीडियो में कहा है कि एरिया वाइज तो इंडिया को बेनिफिट देगा, लेकिन जो कचरा एरिया के साथ साथ आएगा वो कचरा जो है इंडिया के लिए भारी पड़ जाएगा। एरिया वाइज में भी बांग्लादेश के जो है स्ट्रेटेजिकली हमारे बहुत कुछ एक बेनिफिट होगा बांग्लादेश को अंदर समाने में। इंडिया चाहे तो कल भी ये कर सकता है, कोई रिस्ट्रेंट वगैरह तो है नहीं। मतलब अगर दूसरे ये सब वेस्टर्न हिपोक्रेट्स के बारे में ना सोचे तो इंडिया इजीली बांग्लादेश को अपने अंदर समा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ जो लोग जो आएंगे इंडिया के अंदर, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगे, वही मेन टेंशन है। और इसीलिए जो है इंडिया शायद बांग्लादेश को अपने अंदर जो है इन्वेड नहीं कर रहा है और इन्वेड करके अपने अंदर से नहीं समा रहा है बांग्लादेश को। लेकिन जो हिली एरियाज़ है वहाँ के लोग थोड़ा डिफरेंट है, जो थोड़ा ट्राइबल लुक जैसा है, ट्राइबल दिखते हैं, उनका सिर्फ लुक नहीं कैरेक्टर भी थोड़ा अलग होते हैं। आप अगर हमारे भी 8 सिस्टर्स में देखें तो ज़्यादातर जो है लोग ऑनेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे लोग हैं काफ़ी डिफरेंट है, साफ़ सुथरा रखते हैं। तो ये एक एसेट है अपने देश के लोगों के लिए, जब देश के लोग साफ़ सुथरा रखते हैं अपनी जगह को और वो देश की इकोनॉमी अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं। जो बाहर के लोग भी इंडिया में आते हैं,
इन सब एरियाज़ को देख के सोचते हैं कि सच में सिविलाइज्ड और जो है साफ़ सुथरे रखने वाले लोग इंडिया के अंदर भी है। सिमिलरली बांग्लादेश के जो हिली एरियाज़ के जो लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, वही सिर्फ एक लोग है जो कि इंडिया के अंदर अगर हम समाएं, वो एरिया समेत वो लोग जो है एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं। जो चकमा लोग हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उनको बुद्धिस्ट और हिंदू एरियाज़ जो है और जो हिली एरियाज़ के जो लोग हैं, सिर्फ वही डिज़र्व करते हैं इंडिया के अंदर जीने का। और क्योंकि वो लोग एक अच्छे लाइफस्टाइल जीते हैं, अच्छे तरीके से जीते हैं, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीते हैं पहाड़ी लोग जो है। और वो पहाड़ी लोग ही अगर इंडिया में पहाड़ी जगह के समेत पहाड़ी लोग को हम अपने अंदर समाएं तो शायद इंडिया में वो नेगेटिवली एडवर्सली इफेक्ट नहीं करेगा। पर अदरवाइज रेस्ट ऑफ द बांग्लादेश तो कूड़ा ही है बेसिकली। इनको उनके जगह में ही रहने दिया जाए और जगह रहने मतलब लिटरली बहुत सारा आधा बांग्लादेश कब्जा लो और जो जितना भी ट्रैश आइटम्स है ये जमात पार्टी लोग, उनको बांग्लादेश वाले हिस्से में रखो और जो पार्ट इंडिया अपने अंदर इन्वेट करके समाएं उसमें जो हिली एरियाज़ के जो लोग हैं और जो हिंदूज़ हैं उनको रखो। प्रॉब्लम उसी से सॉल्व हो जाएगा। तो यही है आज के लिए, बस इतना ही। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।